डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे पर पीएम मोदी। यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति और मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के विजन को और मजबूत देगी। खामेनेई की अंतिम विदाई समारोह शहर शहर से गुजरेगी। 9 जुलाई को खत्म होगी अंतिम यात्रा। भारत की मौजूदगी पर ईरान ने जताया आभार, कहा यह दोस्ती कभी नहीं भूलेंगे। मुंबई में बारिश से बड़ा हादसा। मानखुर्द में 3 मंजिला चौल जहाज, 6 की मौत। सीएम फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिवसीय विदेश दौरे पर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वह तीनों देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर व्यापार, रक्षा, निवेश, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और सशक्त बनाने के साथ साथ मुक्त, समावेशी और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के विजन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस यात्रा को भारत के वैश्विक संबंधों और क्षेत्रीय सहयोग के लिहाज से अहम माना जा रहा है। ईरान के दूतावास ने पूर्व ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने पर भारत सरकार और देशवासियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। तेहरान में आयोजित समारोह में भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आधिकारिक प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि भारत की संवेदनशील भागीदारी दोनों देशों के गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय रिश्तों का प्रतीक है। दूतावास ने कहा कि ईरान की जनता इस आत्मीय सहयोग और सम्मान को कभी नहीं भूलेगी तथा इसे भारत ईरान की लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम मानती है। पश्चिम बंगाल में बारुई पर की मासूम बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर नया राजनीतिक विवाद सामने आया है। टीएमसी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीड़ित परिवार से मिलने रोकने जाने के लिए उनके कालीघाट स्थित आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेड्स लगाए गए। टीएमसी नेताओं का दावा है कि घर के बाहर कई पुलिस वाहन खड़े किए गए, जबकि अभिषेक बनर्जी के आवास के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। विधायक कुणाल घोष और पार्टी ने सोशल मीडिया पर इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया। टीएमसी ने कहा कि तमाम रोक-टोक के बावजूद पार्टी बारुईपुर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग पर अड़िग है। ममता बनर्जी उनके साथ मजबूती से खड़ी हैं। मुंबई के मानखुर्द स्थित मंडाला इलाके में रविवार रात 3 मंजिला चौल का मकान ढहने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक आग घटना में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस, बीएमसी और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। सभी घायलों और मृतकों को शताब्दी अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही भारी बारिश के बीच यह इमारत ढह गई। मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते सर्च ऑपरेशन चलाया गया और हादसे के कारणों की अभी जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। झारखंड में औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए हेमंत सरकार ने बड़ी पहल की है। राज्य के उद्योग विभाग ने झारखंड टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति 2026 और झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है। सरकार इन नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग जगत, विशेषज्ञों और आम नागरिकों से सुझाव लेना चाहती है। दोनों ड्राफ्ट झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि नीति निर्माण में सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सरकार का मानना है कि नई नीतियां राज्य को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाएंगी। साथ ही टेक्सटाइल, परिधान, फुटवियर समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के नए अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास पर भाजपा के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक
और लंच के साथ मैंगो पार्टी का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महामंत्री BL संतोष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नितिन नवीन पहली बार ब्रजेश पाठक के आवास पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस अनौपचारिक मुलाकात में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल को भी लेकर मंथन किया गया। राजभवन कॉलोनी स्थित आवास पर हुई इस बैठक को भाजपा की आगामी राजनीति तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के कार्यक्रम में एक सामाजिक कार्यकर्ता की अपनी चर्चा का विषय बन गई। किशनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हवेलिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाज सेवी धर्मवीर राही ने पार्टी में रहकर कथित गद्दारी करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर किया जाए और लंबे समय से संगठन के लिए काम करे जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। राही ने यह भी कहा कि नेताजी के साथ वर्षों तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पर्याप्त जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जवाब में शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित जिम्मेदारी दी जाएगी। श्रावस्ती में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया। जिले के 5 स्थानों पर आयोजित बहु बेटी सम्मेलन में 600 से अधिक महिलाओं और बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय और महिला सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। साथ ही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। महिलाओं को 1090, 181, 112 और 1930 समेत विभिन्न आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग और उनकी आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस ने महिलाओं से किसी भी आपात स्थिति में बिना झिझक हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने की अपील की। श्रावस्ती में ARTO की चेकिंग कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। NH 730 पर तिलकपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वायरल वीडियो में ARTO मोहम्मद अजीम वाहन में बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि ट्रक चालकों का दावा है कि उनके सामने प्रति ट्रक 2 से 4 हजार रुपए तक की वसूली की जाती है। चालकों का आरोप है कि सभी दस्तावेज सही होने के बावजूद पैसे नहीं देने पर उन्हें बेवजह परेशान किया जाता है। आरोप है कि कैमरा चालू होते ही ARTO और परिवहन विभाग के कर्मचारी मौके से निकल गए। वहीं ड्राइवरों का कहना है कि जाते समय कर्मचारी वाहनों के जरूरी कागजात और माल की बिल्टी भी अपने साथ लेकर गए। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और मामले में जांच की मांग उठ रही है। पीलीभीत पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन दहन के तहत 105 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के नेतृत्व में की गई। नष्ट किए गए मादक पदार्थ 16 थाना क्षेत्र में दर्ज 134 मामलों से संबंधित थे। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए नशीले पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 85 लाख रुपए आंकी गई है। पूरी प्रक्रिया DCRB शाखा की टीम की निगरानी में निर्धारित नियमों के तहत संपन्न कराई गई। पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाना और समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में सख्त कार्रवाई करना है। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में ग्राम मुडेला कला पुलिया के पास नहर से एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने नहर में शव उतराता देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गजरौला पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उनकी पहचान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल युवक की पहचान और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई इसका पता लगाने के लिए पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। मैनपुरी के बरनाहल कस्बे में एक सराफा दुकान से सोने चांदी के आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 3 महिलाएं ग्राहक बनकर दुकान पर पायल देखने पहुंची और इसी दौरान मौका पाकर एक जोड़ी पायल चोरी कर फरार हो गई। पूरी वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें महिलाएं चोरी करती हुई दिखाई दे रही हैं। घटना की जानकारी मिलते ही दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू करते हुए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपित महिलाओं की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है।
लखनऊ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी वैभव मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। बाजार खाला थाना पुलिस ने ट्रैफिक सिपाही हामिद अली की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। आरोपी पर मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने सहित भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई टाटा टियागो कार को भी सीज कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी काकोरी क्षेत्र की दुर्गापुरी कॉलोनी का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस मामले की आगे की कानून कार्यवाही में जुटी हुई है। जौनपुर के मछली शहर क्षेत्र के कोठारी गांव से शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई है, जहां स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को रोजाना नहर पार कर विद्यालय पहुंचने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है। बरसात के मौसम में यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजन लगातार चिंतित रहते हैं। कई अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर नहर पार कराते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद अब तक स्थायी पुल का निर्माण नहीं कराया गया। मजबूर होकर गांव वालों ने बांस और बल्लियों से अस्थायी पुल तैयार किया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। यह तस्वीर विकास के दावों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों पर एक व्यक्ति को सुनसान इलाके में ले जाकर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। पीड़ित को पहले भतीजे के घायल होने का झांसा देकर बुलाया गया और फिर जमीन पर गिराकर चप्पलों लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की गई। आरोप है कि मारपीट के दौरान उसे जाति सूचक बातें कहकर पैर छूने के लिए भी मजबूर किया गया। घटना के बाद आरोपित पीड़ित को अधमरी हालत में कांटों की झाड़ियों में छोड़कर फरार हो गया। पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जालौन में बाइक से जा रहे एक युवक पर दबंगों द्वारा जानलेवा हमले करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 बाइकों पर सवार 6 लोगों ने युवक की बाइक रोककर उसे गिरा दिया और लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। घायल युवक परिजनों के साथ पट्टी बंधी हालत में थाना का दौरा पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का आरोप है कि हमलावर सुरौली गांव के रहने वाले हैं और पहले से घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। लगातार हो रही बारिश के बीच थाना सिंभावली क्षेत्र में बक्सर गांव में एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि घर के सभी सदस्य समय रहते बाहर निकल गए और बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली का पानी निकासी न होने के कारण मकान की नींव कमजोर हो गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। मकान गिरने से परिवार को लाखों रुपए का नुकसान होने की बात सामने आई है। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हापुड़ में परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किया है। विभाग की जांच में कई स्कूल वाहन बिना फिटनेस और परमिट के सड़कों पर चलते पाए गए। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे वाहन बच्चों की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बिना फिटनेस और परमिट वाले वाहनों में अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। अमरोहा में एक युवक को बांधकर मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला नौगांव सादात थाना क्षेत्र का है, जहां वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में मारपीट करने वाले आरोपी की पहचान रमजान नगर निवासी के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सामने आने वाली हर शिकायत और वायरल वीडियो का गंभीरता से संज्ञान लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ स्थित राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई।
जबकि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के अध्यक्ष प्रोफेसर शेखर सिंह मांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई और शिक्षा, शोध तथा नवाचार के महत्व पर जोर दिया गया। समारोह में विश्वविद्यालय परिसर उत्साह और गरिमा से भरा नजर आया। थाना लोधा क्षेत्र स्थित विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासन और पुलिस की निगरानी में पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आलिया भट्ट, शर्वरी बाग, अनिल कपूर और बॉबी देओल अभिनीत स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। निर्देशक शिव रवेल की इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन वैश्विक स्तर पर करीब 20 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 58 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। ओपनिंग वीकेंड में करीब 60 करोड़ रुपए की कमाई कर अल्फा ने अपनी मजबूत शुरुआत दर्ज कराई है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की इस पेशकश को दर्शकों और समीक्षकों से अच्छा प्रतिसाद मिला है। फिल्म की कहानी एक ऐसी युक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जिसे बचपन में परिवार से अलग कर एक सीक्रेट मिशन के लिए तैयार किया जाता है। मजबूत कमाई के साथ अल्फा इस साल की चर्चित फिल्मों में अपनी जगह मजबूती करती हुई नजर आ रही है। दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म सतलुज एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित इस फिल्म को पहले CBFC से प्रमाणन को लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हाल ही में फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज किया गया, लेकिन महज 2 दिन बाद भारत में इसकी स्ट्रीमिंग रोक दी गई। प्लेटफॉर्म ने मौजूदा परिस्थितियों का हवाला देते हुए फिल्म को अगली सूचना तक हटाने की जानकारी दी है। हालांकि विस्तृत कारण नहीं बताया गया। फिल्म के निर्माताओं का दावा रहा है कि प्रमाणन के दौरान कई बदलाव और कट लगाने की मांग की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिल्म को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है और दर्शक इसे दोबारा उपलब्ध होने का इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।